Good morning to all of you. Welcome to all of you in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, हमारा किशोरावस्था लास्ट हमने जो आपको पीडीएफ दिया था, थ्योरी के कंटेंट दिए थे, राइट, वीडियो भेजा था, उसमें हम किशोरावस्था की चर्चा कर रहे थे, उसकी कुछ चुनौतियाँ, उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएँ. काफ़ी चीज़ें हमने उसमें कवर कर ली थी, राइट. आगे हम चलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये हमारा हो चुका था. भावात्मक होते हैं, सामाजिक होते हैं, ज्ञानात्मक. चेंजिंग जो बच्चे में होता है, भाई छोटा सा बच्चा है जो प्यारा सा नन्हा सा था, राइट, वो बड़ा हो रहा है, कम्प्लीटली बड़ा भी नहीं हो पाया है और छोटे में भी नहीं है, तो उसमें काफ़ी चेंजिंग आती है, राइट. शारीरिक परिवर्तन जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, इसमें अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं. लास्ट वीडियो में आप जाएंगे सब कुछ देख लेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ेंगे, आगे कर चलेंगे हम, राइट. देख लो, ठीक है ना. बच्चे इस तरह से ग्रूम कर रहे हैं, करेक्ट. एक्चुअली मॉर्निंग टाइम है इसलिए अलार्म मेरा बज रहा है. अच्छा, यहाँ आ जाओ. थोड़ा सा शॉर्ट में टेबल है, ये हमने आपको पढ़ा भी रखा है. शॉर्ट में आपको हम थोड़ा सा बताते हैं, राइट. लड़के लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान चेंज, राइट, समान रूप से जो चेंजिंग होती है वो एक साइड में है. लड़कों में जो चेंजिंग आती है वो एक साइड में, लड़कियों में जो चेंजिंग आती है वो एक साइड में, राइट. तो दोनों में, लड़के और लड़कियों में समान चेंजिंग क्या आती है? लंबाई भी बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है, करेक्ट. और बगल के मतलब साइड में जो हेयर्स आते हैं, राइट, अंडर आर्म्स, राइट, और साइड में आपके मतलब कुल मिला के बॉडी पे हेयर्स वगैरह ग्रूम होने शुरू हो जाते हैं. और आपके ये आते हैं, क्या नाम, कील मुहासे जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक हेड्स, मतलब मुहासे वगैरह आने लगते हैं, राइट. और आपके जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं, करेक्ट. ये तो एक साइड में हो गए, जो दोनों में इक्वल होते हैं, राइट. बॉयज़ में क्या होता है, उनका चौड़ा कंधा होने लगता है, आवाज़ में भारीपन आने लगता है. जो बच्चा आपका बेटा बहुत प्यार से मम्मा कैसे हो ऐसे बोलता था, वो एकदम उसकी अचानक आवाज़ तेज होने लगती है. एंड ये आपके लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है, राइट. आवाज़ में भारीपन आता है, चेहरे पर बाल आने, बॉयज़ की मतलब वही दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, राइट. एंड मांसपेशियाँ, मसल्स में डेवलपमेंट होता है. गर्ल्स में क्या होता है बेटा, शरीर में घुमाव नज़र आता है, करेक्ट. शेप, अच्छे शेप मतलब अच्छा नज़र आने लगता है, ओके. और इनके जो है ब्रेस्ट भी डेवलप होने लगते हैं, ओके. और साइज़ के जो नितंब है इनका भी साइज़ बढ़ जाता है, और ये जो है पीरियड्स वगैरह इनके स्टार्ट हो जाते हैं, करेक्ट. यहाँ तक हमारे हो चुका था. ये देखो बच्चों की डेवलपमेंट, ये हम पढ़ चुके थे, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं. चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं बेटा कि जैसे जब लड़के 13 या अधिक आयु के हो जाते हैं, उनके चेहरे पर बाल आने लगते हैं, वही बता रहे हैं. जननांगों में सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये कि उनके हार्मोन डेवलप होने लगते हैं, साइड में हेयर आने लगते हैं, राइट. आवाज़ भारी होने लगती है. गर्ल्स में जो है आपका पीरियड्स वगैरह आने लगता है 9 to 16 ईयर्स के टाइम पीरियड में, मतलब अप्रॉक्सीमेट, राइट. 9 से 16 वर्ष की आयु के बीच में, किसी को जल्दी किसी को थोड़ा लेट ये होता है, राइट. 45-55 डेज 55 की उम्र में ये ख़त्म हो जाती है, सभी को मालूम है, राइट. 28 दिन का एक कालचक्र होता है जो 21 से 35 दिनों के बीच में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है. इसके बाद जो आपका रजोधर्म होता है, जो पीरियड साइकिल होता है, इसमें जो है आपके एग्स जो है वो मैच्योर होने लगते हैं, करेक्ट. और वो आपके अंडाशय में प्रवेश करने करते हैं, राइट. और उसके बाद जो है इसे अंडोत्सर्जन, वही फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, होने मतलब प्रिपेयर हो जाते हैं वो, समझ पा रहे हो, मैच्योरिटी आने लगती है. इस तरह से अंडाशय छोड़ा जाता है. छोड़े जाने की पूर्व गर्भाशय के अतिरिक्त रक्त तथा ऊतक, ये थोड़ा समझ लो कि पीरियड्स जो आते हैं उसका मतलब क्या है, क्योंकि सीधे कभी कोई क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा दे देता है, अगर आप थोड़ा नहीं पढ़े रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. इसमें क्या होता है बेटा, गर्ल्स प्लीज़ टेक केयर, ठीक. ऑलमोस्ट गर्ल्स ही होती हैं होम साइंस में, बट बॉयज़ भी कोई ऐसे मतलब रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि बॉयज़ होम साइंस नहीं पढ़ सकते, राइट. तो ऐसा कुछ नहीं, कोई रूल नहीं है, सभी आ रहे हैं, करेक्ट. तो रजोधर्म चक्र के दौरान एक अंडाणु परिपक्व होता है और अंडाशय प्रवेश करता है, इसे अंडोत्सर्जन कहते हैं, करेक्ट.
यह क्रिया लगभग मध्य चक्र में होता है। अंडाणु द्वारा अंडाशय को छोड़ जाने से पूर्व गर्भाशय के अतिरिक्त रक्त, राइट, एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है, तथा ऊतक भीतरी झिल्ली का निर्माण करते हैं, करेक्ट। यदि अंडाशय शुक्राणु से मिलता है तो गर्भाशय की यह झिल्ली भ्रूण शिशु के विकास में सहायक होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जो पीरियड्स हमारे आते हैं वो उसमें ब्लड जो होता है हमारा, एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है और हमारे सेल्स होते हैं, राइट, सेल से हमारी भीतरी झिल्ली का निर्माण होता है, एक बन जाता है। और अगर उस मतलब टाइम दौरान अगर आपका एक स्पर्म से मिलता है, मीट करता है, राइट, और प्रेगनेंसी हो जाती है, तब तो उसमें हेल्प करेगा, बच्चे के मतलब डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। लेकिन अगर जो आपका एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो गर्भाशय को अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना, और तथा ऊतक की जो सेल्स होते हैं एक्स्ट्रा, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? परमंत बॉडी को एक्स्ट्रा ये ब्लड दे रहा है ताकि आप जो है कंसीव कर सकें। बट अगर कंसीव नहीं होता तो वो ब्लड शरीर में रखने का मतलब पॉइजन है, राइट। इसीलिए जब वो एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होता बच्चे तो रिलीज कर देता है, राइट, ब्लड को। यही हमारा ब्लड जो है मतलब पीरियड्स के माध्यम से बाहर निकलता है। क्लियर? और ये होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपके अपने मन में कभी भी पीरियड्स को लेकर हीन भावना, गलत भावनाएं मत लाओ। ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको पीरियड नहीं होता है तो आप माँ कैसे बनेंगे, राइट? मतलब अगर बॉयज़ हैं सुन रहे हैं तो आप फादर कैसे बनेंगे? तो कभी भी आपकी माँ है, बहनें हैं, या आप जो है मतलब खुद लेडी हैं, तो इन चीज़ों को कभी मतलब गलत वे में वो पुरानी परंपराएं दिमाग में कचड़ा मत डालो। क्लियर? ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का वरदान है, ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना, जो ईश्वर ने महिलाओं को दी हैं। इसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्लियर? इसमें रक्त, श्लेष्मा और गर्भाशय की झिल्ली के अंश शामिल होते हैं। यह रक्त यौन से प्रभावित होता है, जिसे साफ सूती कपड़े या सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं, राइट, से साफ किया जाता है। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी लड़की को 16 ईयर की आयु तक जो है अगर आरंभ नहीं हुए, आपका पीरियड नहीं हुआ, आपकी बिटिया है वो बड़ी हो गई और 16 ईयर की हो गई है लगभग, ठीक है ना, उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसको आपको स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। करेक्ट? अगर आप किसी के फादर हैं, जैसे कभी कोई ऐसा होता है मदर नहीं है, लेडीज़ आसपास नहीं है, बट एक हेल्दी कन्वर्सेशन बच्चों के साथ आप रिश्ता बना के रखिए। उसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। आपको ये या किसी लेडीज़ के द्वारा या डॉक्टर्स के पास लेके जाके ही, आप डायरेक्ट नहीं बात कर पा रहे हो, डॉक्टर के पास लेके जाओ, स्पेशलिस्ट के पास, तो कंफर्म करो कि बच्चा मतलब एवरीथिंग इज मतलब सब सही है, क्या है, कैसे है, राइट, ये बोल रहा है। तो रजोधर्म जो होता है, पीरियड जो होता है बेटा, एक लड़की के गर्भवती होने की क्षमता का सूचक होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको लेकर पुरानी धारणाएं खत्म कर दो, ठीक? हम ही आप चेंज कर सकते हैं दुनिया। क्या आप जानते हैं, क्या एक लड़की अपने प्रथम रजोधर्म चक्र से पूर्व गर्भवती हो सकती है जब वह प्रथम रजोधर्म चक्र से पूर्व अंडे को निर्मुक्त करती है? अच्छा, ये क्वेश्चन हैं कुछ। क्या लड़कियों में रजोधर्म, आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो, क्या लड़कियों में जो पीरियड्स होते हैं, रजोधर्म थोड़ा बोलने में मतलब मुश्किल हो रहा है, बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पीरियड्स बोलते हैं, इजली समझना है हमें सिर्फ, राइट? क्या लड़कियों में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं तो आप कहाँ नहीं समझोगे तो कैसे जानोगे? क्या पीरियड्स की प्रक्रिया आरंभ होने पर, ठीक, जो पीरियड चक्र में अनियमितता आती है, क्या नॉर्मल सी बात है? कभी जल्दी, कभी लेट, कभी कुछ, ये क्या नॉर्मल सी बात है? ये बोल रहा है। क्या लड़की यौन सक्रिय है तो रजोधर्म चक्र न होना गर्भधारण को दर्शाता है? अगर मतलब सेक्सुअल रिलेशन में है लड़की, शादी हो गई है, राइट, कहने का मतलब सीधा सीधी सी बात लो, और अगर पीरियड्स स्टॉप हो गए हैं तो क्या इसको दर्शाता है? सिम्टम्स आप समझ सकते हो, राइट? तनाव, बीमारी तथा अपर्याप्त भोजन के कारण भी रजोधर्म चक्र में अनियमितता क्या हो सकती है?
एनीमिया से बचने के लिए सभी लड़कियों को आयरन से भरपूर आहार लेना चाहिए। समझ में आया? क्या वे लड़कियां जिनमें रक्तस्राव तीव्रता से होता है, जो कुपोषण की शिकार है, आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अब ये है, ठीक है ना। हम जब फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपका एक्सप्लेन करेंगे। अब देख लो, ये बोल रहा है कुछ हमारी मिथक हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि किसी को पीरियड हो गया तो उसको एक सास वास जो भी थी, आई डोंट नो, तो वो मतलब एक अलग रूम में बंद कर देती थी, राइट। और इसको एक बहुत ही मतलब जैसे अरे क्या हो गया ऐसे करके देखा जाता था, राइट। जैसे कोई मतलब अपराध है, क्या है पता नहीं, छोड़ो। अच्छा, एक एक करके पढ़ते जाएं, राइट। मिथक था कि रजो धर्म के दौरान लड़कियों को कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये बोल रहा है जब लड़कियां ठीक महसूस करती हैं उन्हें अपना दैनिक कार्य करते रहना चाहिए। यद्यपि चलना, व्यायाम करना उसे ऐंठन पीड़ा से राहत प्रदान करेंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी को नहीं होता है, इट डिपेंड्स कि मतलब आप कैसा महसूस करते हो। अगर आप कंफर्ट में हो तो आप काम कीजिए। रजो धर्म एक असामान्य स्थिति है, यह एक प्राकृतिक घटना है। हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ लड़कियां कम ऊर्जा युक्त महसूस करते हैं। उन्हें ऐंठन, कमर दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, भूख न लगने की समस्या भी उत्पन्न होती है, राइट। रजो धर्म को करने या उनमें तीव्रता लाने के लिए दवा दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप नवरात्रि वगैरह का फास्ट है, कोई फास्टिंग रखने वाले हो, यू कैन टेक द मेडिसिन, राइट। आप ले सकते हो कि आपका पीरियड थोड़े दिन तक मतलब उसको आप वो कर सको, टाल सको, ऐसा आता है, मेडिसिन आती हैं, राइट। तो बोल रहा है विलंबित करने, तीव्रता लाने के लिए दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बोल रहा है। तो नहीं लेना चाहिए, क्लियर। पीरियड्स को रोकने के लिए आप दवा मत लो, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो जो है आप डॉक्टर से सलाह ले लो। रजो धर्म के दौरान स्नान करने से ऐंठन होती है। रोजाना स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुनगुने पानी से स्नान करने पर मांसपेशियों को आराम मिलता है। शारीरिक स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से रजो धर्म के दौरान साफ सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिन्हें प्रत्येक 6 घंटे पश्चात बदल देना चाहिए। यदि सैनिटरी नैपकिन के स्थान पर कपड़े का प्रयोग किया जा रहा है तो इसे साबुन और पानी से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। मतलब साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहने वो जो भी चीज़ यूज़ करे, ऐसे नहीं कोई गंदा सा कुछ भी ले लिया। रजो धर्म के दौरान महिला को रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं अरे इनके हाथ का छुआ हुआ नहीं खाएंगे, ऐसा होता था मतलब पुराने टाइम में मेरी मम्मी लोग बताती थी, मतलब जैसे पुराने टाइम में होता था ये लेडीज़ के साथ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत ज़्यादा होता था। उनको अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था और दूर से ही, बाहर से ही, जैसे वो कोई मतलब उनको क्या बोलूँ मैं जस्ट हेटेबल, कोई जैसे कि मतलब किसी को कोई बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे बाहर से ही थाली ऐसे डाल दो, हाँ खाना है खा लो, नहीं खाना भाड़ में जाओ तो ऐसा होता था पुराने टाइम में। लेकिन अब ऐसी कोई सोच नहीं है फिलहाल, होना चाहिए कि नहीं ये बोल रहा है। इस बात का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि महिला को इस अवधि में रसोई के कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ, राइट, जैसे अचार को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ख़राब होने के चांसेस थोड़ा सा होता है, ऐसा मानते हैं लोग, ठीक। और सामाजिक धार्मिक समारोह जैसे आपका पूजा पाठ है, तंत्र मंत्र वगैरह उच्चारण करना इज़ ओके, चैंटिंग कर सकते हो, बट आप पूजा पाठ में थोड़ा सा पार्टिसिपेट अवॉइड करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ठीक है, जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करने से अवॉइड मिल, और ठीक है अगर काम नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ है तो ये इसके पीछे जो पुराने मतलब थे उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न था बेटा। साइंटिफिक रीज़न ये था, जो भी हमारी मान्यताएं भी थी कि अगर किसी को पीरियड हो गया उसको एक कमरे में रख दो, इसका मतलब है उसको आराम की ज़रूरत है, राइट, मतलब पॉजिटिव लो रे यार, है ना। अगर किचन में काम नहीं करने देना इसका मतलब उसको रिलैक्स छोड़ दो, ठीक, आराम से रिलैक्स रहने दो, बस यही चीज़ें हैं। रीज़न भी यही होता है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट। ये सब चीज़ें हो गई। तो जो था भी मतलब ये पॉजिटिव रूप में सोचो तो अच्छी बात है यार, पीरियड है और काम नहीं करना पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आराम करो, चिल मारो
चलो, ये कुछ मिथक बातें हैं जो आपने सुनी होंगी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन पर सत्यता की जांच करें या इन पर आंख बंद करके विश्वास करके जागरूक बने रहें, सही निर्णय लें। राइट, आंख बंद करके विश्वास करने के स्थान पर जागरूक बने, बस यही है। अगर ठीक है काम नहीं करने दे जा रहा है, अच्छी बात है यार, चिल मारो, थोड़ी देर वीडियो शीडियो देख लो, कितनी चीज़ें हैं आजकल। राइट, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ अपना फेवरेट कुछ कर लो। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया बेटा। आगे चलो, रोमांच, चुनौतियाँ, रात्रि दोष। राइट, एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए लड़कों को इसके संबंध में चिंताग्लानि नहीं होनी चाहिए। रात्रि दोष, राइट, के संबंध में अनेक मिथ्याएं हैं, देख लो थोड़ा सा। एक मिनट। नॉकटर्नल उत्सर्जन व्यक्ति को कमजोर कर देता है, ये सोच है। राइट, इससे व्यक्ति में किसी प्रकार के यौन या शारीरिक कमजोरी नहीं आती है। यह यौन विचारों कल्पनाओं से संबंधित होता है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है, हमेशा यौन विचार भाव से संबंधित नहीं होता। सभी लड़के नॉकटर्नल उत्सर्जन का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सभी लड़के, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सबके साथ। करेक्ट, यही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। आगे चलो। यद्यपि आपको यह पता होना चाहिए कि जननेंद्रिय स्वच्छता लड़कियों व लड़कों दोनों के ही लिए महत्वपूर्ण है। तो बताएं इस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। ठीक, अच्छा ये आ गया आपका, ठीक है ना। मूत्र विसर्जन, जो आपका यूरिन डिस्चार्ज करते हो तो इसके पहले आप क्लीनिंग कर लो। राइट, क्लियर। और उसके बाद जो है आपका ये क्या नाम, कॉटन के जो है, मतलब जो अंडरवियर वगैरह पहनते हो वो कॉटन के पहनो। राइट, अंडरवियर हर रोज़ मतलब उसको बदलो, गंदे ऐसी पहन के मत रखो। राइट, धूप में सुखाना चाहिए, दाग लगे और गंदे जो है अंडरवियर्स जो है अवॉइड करो। राइट, आपके जो इनर हेयर्स वगैरह हैं, बहुत पसीने वगैरह हो जाते हैं, तो उनको जो है कोशिश करो छोटा रखो। करेक्ट, यही बता रहा है। आगे चलो, अपनी अच्छा एक्टिविटीज़ हैं। चलो ये हो गया भैया। आगे 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 हो गया ना, आई थिंक। देख लो, हाँ। ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट आ गया बेटा। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? भावनात्मक विकास से तात्पर्य भावों के प्रबंध, उन्हें सकारात्मक रूप से उत्तरदायी रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करना है। लगभग सभी किशोर प्रतिबंधों के प्रति विद्रोह दौर से गुजरते हैं। जो उन पर अगर बैरियर्स लगाए जाते हैं, टोका टाकी करते हैं, उनको गुस्सा आता है, गुस्से में आग बबूला हो जाता है, मूड जो उनका चेंज हो जाता है। राइट, सामान्य सी बातें हैं ये। किशोरों को लगता है कि उनके भाव और जो इमोशनल मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है, यह एक क्षण कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं। राइट, एक दिन वो मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करते हैं, दूसरा बच्चों की तरह एकदम बिहेव करने लगते हैं। हालांकि आप जानते ही हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं में विशिष्ट, हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करने का उसका माध्यम भिन्न भिन्न होता है। राइट, तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति सकारात्मक तथा स्वच्छ माध्यमों से प्रतिक्रिया करने पर नकारात्मक भावों को कम करने में सहायता मिलती है। आप बताएं कि आप क्रोध को कम करने व तनावपूर्ण स्थिति से सकारात्मक रूप से निपटने के लिए क्या करते हैं। ठीक, सबका अपना अपना अलग अलग होता है भाई, कोई कैसे निपटता है। राइट, आप कैसे निपटते हो ये हमें बता दो। सर्वप्रथम आपको अपने क्रोध के सिम्टम्स को पहचानना चाहिए। राइट, उसको एक्सेप्ट करो कि आपको गुस्सा आ रहा है। क्रोध को कम करने के लिए आप ध्यान कहीं और माइंड डाइवर्ट करो। राइट, कुछ पॉजिटिव चीज़ें करो, अच्छी म्यूज़िक सुनो। राइट, यही बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। फिर भी यदि आपके लिए कोई और टेक्निक काम कर रही है, याद रखें यदि आप किसी स्थिति से अत्यधिक अप्रसन्न हैं, उसे निपटने का स्वयं सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई आपका ट्रस्टेबल पर्सन हो, फ्रेंड हो, सीनियर हो आपके, राइट, टीचर, मतलब कोई भी हो, किसी से भी आप हेल्प ले सकते हो। राइट, किसी से मदद लेना कोई कमज़ोरी नहीं होती, वीकनेस नहीं होती है। बस ये आपको जो है अंदर से मतलब समझने का जो है एटीट्यूड डेवलप करेगा। परिस्थितियों का विश्लेषण करना, इसके कारण को समझना, भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं।
आवेगों में बेहतर प्रबंध में सहायक होते हैं। यहाँ हम वही एग्जाम्पल दे रहा है, राइट। ये सब छोड़ो, हाँ आई एम सॉरी यार, रुको। हाँ, अब ये चीज़ें हो गई। रामू राजेंद्र ये तो एग्जाम्पल दे रहा है, आप समझ रहे हो। यहाँ देखो, स्व अवधारणा, राइट, से तात्पर्य होता है अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों का अवलोकन करने की विधि है। जब आप अपनी मेरिट डिमेरिट्स खुद मतलब ऑब्जर्व कर लो, राइट, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। आप क्या फील कर रहे हो आप ही समझ सकते हो ना, अगला बंदा क्या समझेगा। जो मुंह से बोलोगे वही समझेगा, या उसको दिखेगा तो तुक्का मार के गेस मार के अपना बताएगा, राइट। लो हमारा अलार्म बज रहा है, राइट। तो ये हो गया स्वाभिमान। स्वाभिमान आपकी क्षमताओं के प्रति आपका अवलोकन है, करेक्ट। अन्य शब्दों में आपका स्वाभिमान उच्च है तो आप अपनी क्षमताओं में अधिक विश्वास करते हैं। सकारात्मक स्व अवधारणा, ठीक होना चाहिए। एक किशोर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना आरंभ कर देता है, उन्हें अपनी परिस्थितियों में स्वीकार करता है और उसका स्वाभिमान बढ़ जाता है, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, राइट। एंड आपको यह समझना होगा कि सफलता के लिए सकारात्मक स्व अवधारणा प्रमुख कारक है। किशोरावस्था के दौरान सकारात्मक स्व अवधारणा का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु आप स्वयं में स्व अवधारणा स्वाभिमान का विकास किस प्रकार कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा हम एक्टिविटीज़ देखते हैं। चलो, अच्छा ये तो एक्टिविटीज़ है ही, आप जो है स्टूडेंट को जब आप टीचर बन जाओगे तब कराओगे, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, क्योंकि आप टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो तो 12th की बुक्स को जस्ट एक गो थ्रू हो रहे हो, है क्या इसमें, राइट। बस आपके अपने सकारात्मक गुणों की सूची तैयार कीजिए, राइट। आप कैसा महसूस करते हैं, आपके अनुसार ऊपर लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं, राइट। कौन सा सकारात्मक स्वाभिमान के प्रति, ये भी बच गए, सब मुझे जगाते हैं जबकि मैं ऑलरेडी जगी हुई हूँ। आपके अनुसार ऊपर लिखित बिंदुओं में से कौन से बिंदु सकारात्मक स्वाभिमान के निर्माण में सहायक है। अपने माता पिता की सहायता से उनकी सहायता के बिना भी या उनकी सहायता के बिना अपनी कमजोरियों से निपटने के लिए एक प्लानिंग तैयार कीजिए। अपने उत्तरों को एक कॉलम में लिखिए, राइट। ये आपके लिए ठीक होगा। और आपका जो पारस्परिक संबंध होता है ये आत्मबोध से होता है, प्रभावी संप्रेषण से होता है, सकारात्मक आत्म अवधारणा से होता है। ये रट लेना, ये तीनों ट्रायंगल जो है, ठीक। पारस्परिक संबंध तो आत्मबोध, प्रभावी संप्रेषण और ये क्या नाम आपका, सकारात्मक आत्म अवधारणा, करेक्ट। चलिए सरकार, ये आपके टेबल्स हैं, ये देख लो, ठीक है ना। एक्टिविटीज़ हैं, इसको छोड़ो। अच्छा, पाठ का ये क्वेश्चन आ गया, राइट। आई थिंक हो गया, क्या हो गया तो अच्छी बात है। नहीं, अभी आगे होगा। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास से तात्पर्य किशोरों का अपने परिवार, समवर्ती, पेयर, समूह तथा अन्य के साथ आपसी संवादों से है। चूँकि बच्चा किशोर में परिवर्तित होता है, बाद में वयस्कता प्राप्त करता है, इसके साथ ही उसके सामाजिक रिलेशंस में भी परिवर्तन होते हैं। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये एटीट्यूड कब आता है, किशोरावस्था में, राइट। मैं वयस्क हूँ या बच्चा हूँ, यह प्रश्न आता है जिसका उत्तर किशोर हमेशा जानना चाहता है। एक क्षण उसके माता पिता, वही बात है ना कि कभी हम बच्चे को बोलते हैं कि तुम बच्चे नहीं रह गए, बड़े हो गए हो। कभी बोलते हैं यार बेटे हो, बेटे की तरह रहो। अच्छा, फैमिली के साथ टर्म्स, तो नेचुरल सी बात है, आपके और आपके पेरेंट्स से उस समय क्या होता है, वो मैच नहीं करते हैं कभी कभी। मतलब आप कुछ करना चाहते हो और पेरेंट्स जो है आपको अलाउ नहीं करते हैं, तो तर्क वितर्क बहुत होता है, राइट। और आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी एटीट्यूड, हमारे विचारों का आदर नहीं करते। हाँ, पेरेंट्स को भी लगता है जहाँ मेरा लाडला बेटा था ये तो शैतान बन गया है। शैतान नहीं बन गया, उसकी बॉडी में उस चेंजिंग आ रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैं टीचर्स को भी बोलती हूँ, अगर आप 10th 12th लेवल के बच्चों को पढ़ा रही हैं तो सिर्फ उनको एक एक्सपेरिमेंट सेंटर समझने की बजाय, ठीक है ना, उसको देखिए भाई कि बच्चे में चेंजिंग हो रही है, वो खुद ही कंफ्यूज है। आप उसमें मतलब उसको इंडिकेट करने की बजाय उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए, उसके सुझाव को अवलोकन करें, तत्पश्चात स्वयं की ये सारी चीज़ें हैं, राइट। आपके माता पिता के बीच संबंध स्थापित करने में कौन सी चीज़ें सहायक होंगी, ये बोल रहा है। इस पे आ जाओ सीधा। आपको अपनी भावनाएं, विचार माता पिता के साथ बांटने चाहिए। संप्रेषण का एक मुक्त मार्ग स्थापित करना चाहिए। आपको तथा आपके माता पिता दोनों को ही
एक दूसरे के विचारों को सुनना चाहिए, एक दूसरे के सुझावों पर ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों भावनाओं को स्पष्ट रूप से सहमति से सम्मानजनक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति उसी प्रकार से निष्ठापूर्ण रहिए जैसे आप अपने मित्रों के माता पिता के साथ होते हैं। फाइनली वो आपके पेरेंट्स हैं बेटा, कभी भी 2 थप्पड़ भी लगा देंगे ना, आपका बुरा कभी नहीं सोचेंगे, जस्ट नॉट पॉसिबल। ईश्वर भी आके बोल दे तुम्हारे पेरेंट्स गलत हैं तो मत मानो, वैसे ईश्वर कभी नहीं बोलेंगे, मैं वैसे ही बता रही हूँ। अच्छा, समवर्ती समूह के साथ संबंध, जो आपके पीयर्स होते हैं, पीयर ग्रुप होता है राइट, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है ये बोल रहा है राइट। तो इसमें ये होता है कि समवर्ती को समान आयु, क्षमता, योग्यता, पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, किशोर अपने समवर्ती वर्ग को अत्यधिक महत्व देता है। उसके मित्रों के विचार उसके लिए किसी और के विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है। चूँकि वे सभी समान रूप से अनुभवों से गुजर रहे होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को समान महसूस होते हैं। समवर्ती वर्ग का दबाव सकारात्मक होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी, ठीक है ना। आप मतलब संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, एक आपने सुना ही होगा, जैसा आपका ग्रुप होगा वैसे ही आप बनोगे राइट। ये बोल रहा है अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छा बनोगे, गलत लोगों के साथ रहोगे गलत बनोगे, करेक्ट। ये हो गया, ये वही चीज़ें बता रहा है, ठीक है ना। मतलब एक एक लाइन में टाइम नहीं वेस्ट करना। अब यहाँ देखो, इसमें आपका एक दूसरे के रिस्पेक्ट पर डिपेंड है, तो देखिए क्या तरीका है। कुशलतापूर्वक संप्रेषण, अभ्यास करें अपने विचारों भावनाओं को सामाजिक रूप से स्वीकार माध्यमों से किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए, इसमें सुनने, स्पष्ट रूप से तथा मधुर भाषा बोलने और दूसरों के विचारों को सुनने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अभ्यास शामिल है। सामाजिक कौशलों को विकसित करें जैसे क्रोध प्रबंधन, ईमानदारी, संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करें। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो राइट। कौशलों के अभ्यास करके दूसरों के साथ समय बिताएं और अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए कार्य करें ताकि आपसी विवादों असहमतियों को कुशलतापूर्वक दूर किया जा सके। सकारात्मक आलोचना करें, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें और गलतफहमियों के स्पष्ट हो जाने के पश्चात एक दूसरे को माफ़ कर दें। ठीक, उदारवाद और सहायक बने, समस्या के समय अपने मित्रों को सुनने और बात करने के लिए तत्पर रहें और आपका एक दूसरे की रिस्पेक्ट बना के रखें। ये सारी चीज़ें हैं, करेक्ट सरकार। ज्ञानात्मक विकास, तो ज्ञानात्मक विकास में इसमें 2 तरह होता है, एक अमूर्त विचारधारा, व्यक्तिगत आख्यान। अमूर्त विचारधारा में क्या होता है, इस स्तर पर किशोर असंभव की भी कल्पना कर लेते हैं। उदाहरण के लिए वही है ना कि चीता अपने शरीर के धब्बों को नहीं मिटा सकता, तो वह समझ लेता है कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने मूल प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता। इनकी इसी क्षमता के कारण वे कविता भी लिख सकते हैं और व्यंग्यों को भी समझ सकते हैं, करेक्ट। व्यक्तिगत आख्यान, इस स्तर पर किशोरों को लगता है कि वे विशिष्ट हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, वो बहुत स्पेशल अपने आप को फील करते हैं। किशोर ऊर्जावान, प्रकृति में सहज होते हैं, बिना भय के नए कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के कार्यों में अपने समवर्ती वर्ग परिवार की सहायता तथा देश की सेवा करना आज शामिल होता है, ठीक, जिसके कारण उन्हें पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। नए कार्यों को करने के लिए उनकी क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ गलत चीज़ में भटकने के भी चांसेस होते हैं, राइट। सुव्यवस्थित विचारधारा, वे सुव्यवस्थित रूप से सोच सकते हैं। यदि उन्हें निर्णय लेने को कहा जाए तो वे किसी एक विकल्प के चयन से पूर्व विभिन्न वैकल्पिक विकल्पों की सूची बना सकते हैं और प्रत्येक विकल्प के परिणाम की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए परिवार के भ्रमण की योजना बनाते समय किशोर उपलब्ध उपयुक्त विकल्पों की सूची बना सकते हैं तथा मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थल
जाने के सर्वोत्तम समय, गंतव्य पहुंचने के माध्यम, भ्रमण स्थानों की जांच कर सकते हैं, इसके आधार पर भ्रमण का निर्णय ले सकते हैं, योजना बना सकते हैं। आदर्शवादिता ये प्रमुख गुण होता है, ठीक है ना। उनमें सही गलत के प्रति सुदृढ़ भावना होती है, राइट। काल्पनिक दर्शन होते हैं, कल्पना लोक में वो रहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए उनकी टी शर्ट में एक छोटा सा छेद है तो उन्हें लगता है हर कोई उस छेद को देख रहा है, अपने प्रति बहुत अवेयर हो जाते हैं, राइट, यही बोल रहा है। सांस्कृतिक सामाजिक नियमों के प्रभाव, ठीक, इसमें क्या होता है, जो नियम कानून रूल रेगुलेशन होता है उसका बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। 20 वर्ष पहले उदाहरण एग्जाम्पल लो कि महिलाएं क्या बनना चाहती थी और आज क्या बनना चाहती हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, टर्म्स एंड कंडीशन, इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, राइट। किशोर विश्व के सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति से प्रभावित होते हैं। वे लोकप्रिय भाषा, कपड़ों, संगीत, नृत्य की नकल करने का प्रयास करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वे अपनी समवर्ती समूह में लोकप्रिय मीडिया में फैशनेबल सभी बातों को ग्रहण करना चाहते हैं। वे अपनी समवर्ती सूची समूह के साथ सहमति रखना सही समझते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें चेंजिंग आती हैं बेटा, और स्थिति में फंस जाए। अच्छा ये देखिए, कोई सिचुएशन हो तो आप कैसे उसको हैंडल कीजिए। तो ये बोल रहा है सामाजिक समवर्ती सूची समूह के दबाव में ना, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। कभी यह ना समझे कि यदि अन्य किसी काम को कोई कर रहे हैं तो वह काम आपको भी करना चाहिए। आपके लिए क्या सूटेबल है आप जानो, राइट। और यदि किसी बात को मना करना हो तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना के स्थान पे सीधे ना कहना सीखें। करना चाहिए के स्थान पे जो है सीधे ना कह दो, नहीं करना। स्वयं को दोषी ना माने, मुझे माफ़ कर दीजिए, गिड़गिड़ाओ मत। क्यों गिड़गिड़ाना, राइट। दूसरों को आपका गलत प्रयोग से मना करें। कभी कभी लोग ऐसा होता है, हम बहुत सीधे हैं, सिंपल हैं, राइट। तो कुछ लोग हमारा नाजायज़ सीधेपन का, भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये करने ना दें। सुनिश्चित करें आपकी भाव मुद्राएं आपके द्वारा कही गई बात के अगेंस्ट ना हो। दूसरे व्यक्ति के साथ सीधे आंखों का संपर्क बनाए, आई कांटेक्ट बना के रखिए, किसी से भी बात करो, ठीक है ना। आपके द्वारा किए गए हर कार्य के लिए दूसरों को मतलब वो मत करो, एक्सप्लेनेशन मत दो हर चीज़ के लिए, ठीक है ना। और रिलेशन अच्छे बनाओ और आत्मसम्मान के साथ बना के रखें। दूसरों को बताएं कि आप क्या अनुभव करते हैं। कोई अगर आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप उसको बताइए कि आपको उसकी ये हरकत बुरी लग रही है। हाँ, अगर आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट में मैसेज दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। उस प्रश्न को, विवरण को अनदेखी करें। और कुछ तरीके ऐसे भी हैं, जैसे कुछ इंसिडेंस हो रहा है उसको इग्नोर करो, राइट। ऐसा दिखाएं कि आपको समझ में नहीं आया, यार क्या बोला आपने, सॉरी समझ में नहीं आया। टॉपिक को चेंज कर दो। और अगर बहुत ज़्यादा कोई मतलब वो कर रहा है तो रिक्वेस्टिव मोड में सॉरी ना बोल दीजिए, बहाना बना लीजिए आप कि मम्मी बुला रही, पापा बुला रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, ढमकाना कर रहे हैं, जो भी आपको बोलना है। अरे आप लोग तो एक्सपर्ट हो, है ना। और वैसे भी और टीचर, ठीक है ना, तो आपको तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, राइट। किशोरों पर मीडिया का प्रभाव कैसे पड़ता है, राइट। जन मीडिया, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बच्चे को इफेक्ट करती हैं, राइट। इसलिए अच्छी चीज़ों में जो है बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। गलत चीज़ें बच्चे के हाथ में डिवाइस ना आए, नहीं तो नेगेटिव चीज़ों के उसमें भी पढ़ सकता है, राइट। आजकल जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब से ही पढ़ के IAS IPS भी बन जाते हैं, और यूट्यूब से ही पढ़ के भ्रष्ट चीज़ें भी हैं, राइट। तो आपको चूज़ करना है कि आप क्या करेंगे। माता पिता के नकारात्मक प्रभावों को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कल्पना वास्तविकता में अंतर बताकर उनकी मदद कीजिए। हिंसा जोखिम उठाने वाले व्यवहार के परिणाम बताइए। गलत करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। किशोरों में समीक्षात्मक विचारधारा को डेवलप कीजिए ताकि वो खुद ही मतलब कर सकें, हाँ क्या सही है क्या गलत है, राइट। जीवन वृत्ति के लिए तैयारी। किशोरावस्था के बाद के चरण में वह समय आता है जो जीवन वृत्ति या करियर चयन, राइट, तथा उसकी तैयारी के लिए आवश्यकता होती है। वही नौकरी, जॉब, बिजनेस क्या करेगा बच्चा, उसके लिए है। ये सारी चीज़ें आप देखिए। इसके बाद हम सीधे उस पे आते हैं, कंक्लूजन पे। अनेक समाचार पत्र, व्यावसायिक, ये सारी चीज़ें, मैगजीन्स वगैरह उसको दीजिए, राइट। अच्छी बुक्स दीजिए, करेक्ट। अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन दीजिए ताकि जो है उसको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। इंटरनेट पर आपका करियर गाइडेंस
वेबसाइट वगैरह होते हैं, राइट, उससे बच्चों को मतलब मदद मिलती है। माता पिता और स्पेशल जो कार्यरत कर्मचारी उनके करियर संबंधित उनको मोटिवेट कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। इंटर्नशिप कार्य के दौरान ट्रेनिंग वगैरह के लिए आपको स्किल आपका डेवलप कर सकता है, राइट। उनकी शारीरिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए जो किशोर लड़के लड़कियों में समान है। मैंने आपको लिस्ट बताया था ना, वही बता रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आप स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको मिल जाएगा। सेकंड क्या है बेटा, मैं परिवार, राइट, मेरा परिवार और मी एंड माई फैमिली। अपने मित्रों, बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, मैं देखना चाह रही हूँ। अच्छा, बस ज़्यादा नहीं, यही करके उस थोड़ा सा भी फिर करेंगे, फिर वापस आएंगे, राइट। चलो, वही चीज़ें आप मीडिया वगैरह मतलब वो चीज़ें दिखाई जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। आगे चलिए बेटा, इसमें ये आपके आगे ये बोल रहा है कि आपने क्या सीखा। तो देखो, किशोरावस्था में आपने शारीरिक विकास, परिवर्तन में प्रबंध देखा, सामाजिक स्वस्थ संबंधों का निर्माण देखा, सांस्कृतिक नियमों का प्रभाव देखा, राही करियर का चयन देखा, सही करियर का चयन देखा, मीडिया का प्रभाव देखा, भावनात्मक और आत्मसम्मान का निर्माण देखा, ज्ञानात्मक विकास देखा। सारी चीज़ें आपने देख ली, करेक्ट। ये आपके क्वेश्चंस हैं, राइट, और दीज आर क्वेश्चंस, ठीक, देख लो। ये हमारा हो गया। तो बेटा हमारा ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है, सॉरी, राइट। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, करेक्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अर्चना इकोनॉमिका जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी को एक चवन्नी भी देने की आवश्यकता नहीं है। सो मिलते हैं डियर ऑल नेक्स्ट वीडियो पर।